नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बड़ी ही आनंद के साथ अपनी क्लास कर रहे होंगे। कैसे कैसी आपकी तैयारी चल रही है? कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। साथ के साथ आपको बताना है कि क्या आपने अपने दिन के टारगेट, अपने दिन के लक्ष्य लिखे हैं कि नहीं लिखे। दिन के टारगेट अर्थात दिन के लक्ष्य लिखना उतना ही आवश्यक है जितना कि विद्यार्थी जीवन में सांस लेना। अगर आपने टारगेट नहीं लिखे हैं अपने, तो लिखने का प्रयास करिएगा। हर एक क्लास की शुरुआत से पहले लगभग हमने आपको बताने का प्रयास किया है, टारगेट लिखना कंपलसरी है। ठीक है जी, चलिए। और कैसा रहा आपका रक्षाबंधन, इसके बारे में भी जरूर जानकारी देंगे। क्या आप अपने होम टाउन में हैं या फिर होम टाउन, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं ना कि जो बाहर रहकर तैयारी करते हैं। अगर आप बाहर हैं, घर गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं गए हैं तब भी अच्छी बात है। यानी मतलब किस तरीके का आपका रक्षाबंधन रहा, आपने क्या कुछ खास किया, क्या कुछ नया किया, इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे। मेरी आवाज आप तक प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं, इसके बारे में भी आप बताने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, तो क्लास की शुरुआत करें। हाँ, तो हम पढ़ रहे थे सर निबंध लेखन, और निबंध लेखन के दौरान हमने बहुत सारी बातें सीखी कि सर किस तरीके से हम निबंध लिखते हैं। बाकी के बहुत सारे जो हमारे टॉपिक थे, चाहे वो हमारा पर्यायवाची था, चाहे वो हमारा मुहावरा था, अशुद्धि था, इन सभी टॉपिकों पर लगभग लगभग हमने क्लासेस करी है। और क्लासेस करने के साथ साथ हमने बहुत सारे पहलुओं पर भी बात करी है। पुष्पेंद्र जी हमारे साथ हैं, मुकेश जी हमारे साथ हैं, और यश जी हमारे साथ हैं, अर्पित जी हमारे साथ हैं, और आंचल जी हमारे साथ हैं। सर हम अभी गांव में हैं, आप अभी गांव में हैं, बहुत अच्छी बात है। गांव में अगर आप हैं, इसका मतलब क्या है कि आप आनंद से अपने त्योहार को मना रहे हैं। सर जी आपको सेविंग नहीं करनी चाहिए। हे भगवान, तुम कैसी बात कर रहे हो रे, सेविंग नहीं करनी चाहिए। देखिए जो वेस्ट यूपी है ना, वेस्ट यूपी की अगर हम बात करें तो वेस्ट यूपी में पिताजियों का रहता है बोलबाला। और पिताजियों के भय के कारण अगर कोई विद्यार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति अपने घर पर जाएगा ना, तो उसकी सेविंग हो जाएगी क्लीन। अगर आपको कोई समानता अगर नॉन मतलब बिना सेविंग में दिखाई दे, इसका मतलब क्या है कि वो घर से बाहर है। और जैसे ही वो घर पर गया तो इसका मतलब क्या है, वो एकदम सभ्य बनकर घर पर जाएगा। त्योहार का समय था, त्योहार एक लंबे अरसे से मैं घर से बाहर था, और अब तो घर पर जाना ही था, क्योंकि जो त्योहार होते हैं उन पर तो घर वालों के साथ ही बड़ा आनंद आता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और जैसे ही हम घर पर पहुंचे, घर पर पहुंचने के बाद पहला ही कदम जैसे ही घर में रखा, तो अंदर से आवाज आई, घर में बाद में आना, पहले सेविंग क्लीन होनी चाहिए। तो ये ऐसी कुछ बातें होती हैं वेस्ट यूपी में, बड़ा ही एक आनंद का माहौल होता है साहब। ठीक है, चलिए गुरु जी आज बदले बदले लग रहे हैं आज तो। हाँ देखो, जब सेविंग हुई थी ना, तो सेविंग होने के बाद जब मैंने खुद का चेहरा देखा तो मुझे लगा कि ये कौन खड़ा है आईने में। ठीक है ना, तो ऐसी गुरु जी हमारे भाई के साथ भी यही है, ये सभी के साथ है, ये सभी के साथ है। जो पिताजियों का खौफ होता है ना, वो एक अलग ही प्रकार का खौफ होता है। उस खौफ के बदले एक लंबे अरसे से सेविंग थी, और सेविंग जैसे ही कटी, यानी जैसे ही सेविंग हुई, उसके बाद क्या हुआ, खुद मैं मुझी को नहीं पहचान पाया कि ये मैं ही हूं क्या। ठीक है चलिए बोलिए, आप तो डर गए होंगे, चेहरा देखकर डर गए होंगे। डरने की बात कर रहे हो, पता पैरों पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक है ना, चलिए बोलिए, 1 साल पहले अपने भाई को खो दिए थे। अर्पित जी कह रहे हैं, अर्पित वर्मा जी कह रहे हैं, गुरुजी जब राखी नहीं बांध। अरे कैसी बात कर रहे हो, मैं तो हूं ना, मैं तो हूं। चलिए, जिस किसी का भी भाई नहीं है मुझे बना सकता है, ये खुली छूट है। ऐसा लग रहा है गुरुजी आज 7 फेरे लेने वाले हैं। 7 फेरे वो तो हो चुके हैं साहब। ठीक है ना गुरुजी, मेरी माँ का जलवा है इस मामले में। अच्छा, आपकी माता जी का जलवा है, हमारे पिताजी का है। ठीक है ना, हमारे पिताजी का जलवा है। चलिए आगे आते हैं। हम पढ़ रहे थे निबंध लेखन। ठीक है ना, हम पढ़ रहे थे निबंध लेखन। निबंध लेखन के दौरान हम बहुत सारी बातों को पढ़ रहे थे। कंप्यूटर जी कल वाली पीपीटी नहीं है क्या, जो इससे पहले वाली थी, इससे पहले वाली जिस पर लिखा था। चलिए तो हमारे जो कंप्यूटर जी हैं, देखिए हम पढ़ रहे थे निबंध लेखन, और निबंध लेखन के दौरान हमने किसानों की कर्ज माफी से संबंधित एक निबंध पढ़ा था। क्या पढ़ा था? किसानों की कर्ज माफी से संबंधित। अभी हमारे जो कंप्यूटर जी हैं वो फाइल हमारे लिए दे रहे हैं, तब तक आप यहाँ पर निगाहें डालिए। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, जो कि हमने पहले भी इसके बारे में कई बार बात करी है, कई बार हमने इसको देखा भी है, कई बार सॉल्व भी किया है, इसको भी सॉल्व किया है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 600 शब्दों में निबंध लिखने के लिए आया। पहला है, युवाओं में बढ़ता तनाव है, असफलता पाने का
अगला कदम है असफलता, सफलता पाने का अगला कदम है। एक ये था विषय जिस पर हमें 600 शब्दों में निबंध लिखने का प्रयास हमें करना था। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ रही है, ये एक था समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष। इस पर, इन विषयों पर हमें किसी एक विषय पर 600 शब्दों में निबंध लिखने का प्रयास करना था। थोड़ा सा और जूम करता हूं इसको, थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आप इसको देख पाए, ठीक है। जैसे ये कुछ विषय थे हमारे कि युवाओं में बढ़ता तनाव है, असफलता, सफलता पाने का अगला कदम है, क्या पढ़ने की आदत में गिरावट आ रही है, समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष। देखिए निबंध जो होता है ना हमारा, निबंध एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है जहां पर हम अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं। जो परीक्षक है क्या वो हमको व्यक्तिगत तरीके से जानता है? बिल्कुल नहीं, और ना ही उसको जानने की इच्छा है कि आप कौन हैं, कहाँ क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या पढ़ाई, उससे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। उसके पास ना उत्तर पुस्तिकाओं का इतना बड़ा बंडल रखा होता है और समानता अगर उसे एक ही विषय पर एक जैसे ही निबंध देखने के लिए मिलते हैं तो वो सभी को एक प्रकार से एवरेज अंक देने का प्रयास करता है। निबंध लेखन की जो शैली है ये बताती है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके अंदर जो विचार है वो कैसे हैं, आप बातों को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। मानकर चलिए आपने ये चुना कि समाज में अंधविश्वासों से चलता संघर्ष, इस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं ये आप निबंध में लिख कर आएंगे। उसी को पढ़कर जो परीक्षक है उसे आपके व्यक्तित्व के बारे में आइडिया होता है कि हाँ ये जो व्यक्ति है ये इस व्यक्तित्व का है। हालांकि हमें पता है कि ये क्वालिफाइंग है, हमें केवल क्वालिफाई इसको करना है। आप कुछ भी लिखकर आएंगे कुछ ना कुछ तो अंक आएंगे और केवल हमें क्वालिफाइंग से इसका मतलब है। लेकिन व्यक्तिगत तरीके से मेरा मानना यह है किसी भी चीज को अगर कर रहे हैं तो उसको बड़े ही शिद्दत के साथ किया जाए। आज ये जो क्लास है ना आपकी अंतिम क्लास है, अंतिम क्लास से मेरा तात्पर्य यह है कि इसके बाद भी कभी भी अगर हमें आवश्यकता पड़ती है या फिर आपकी कुछ डिमांड आती है कि सर हमें इस टॉपिक के बारे में और कुछ जानना है तो उस टॉपिक की एक कुछ अलग से क्लासेस हम करवाने का जरूर से प्रावधान रखेंगे। लेकिन इस क्लास के बाद और कुछ इसमें कुछ रह ही नहीं गया ना ही। देखिए अगर हम आगे चलते हैं तो सर ये जो है ये सर हमारे संक्षेपण का है कि सर हमें अब देखो इसका हमने संक्षेपण किया है कि रिपोर्ट्स बताती है कि कॉलेज से आने वाले 80% लोग रोजगार के अयोग्य हैं। इसका संक्षेपण हमने किया है। संक्षेपण यानी इसको छोटा करके लिखना, ये छोटा करके हमने सीखा है। उसके अच्छा इसके आधार पर हमने इन सवालों का भी उत्तर किया। गद्यांश है, गद्यांश के बाद सर संक्षेपण हमने किया है। संक्षेपण के साथ साथ कुछ व्याकरण वाले सवाल किए हैं कि सर अच्छा जो हमारा ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है वो इंग्लिश वाले सर आपको कराएंगे क्योंकि वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ठीक है आगे चलते हैं। उसके साथ अगर मैं बात बताऊं तो इसका जो प्रश्न क्रमांक 6 है वो व्याकरण से संबंधित होता है जिसमें हमें मुहावरों का उत्तर करना होता है 6 के खंड 1 में कि सर अक्ल पर पत्थर पड़ना, आस्तीन का सांप होना, 19-20 का अंतर होना, हवाई किले बनाना और दाल में काला होना। समानता जो है एक मुहावरे की पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा। उसके साथ साथ इसका जो खंड बी है यहाँ के हमें शुद्ध रूप लिखने होते हैं। वाक्य को पढ़िए उसको शुद्ध कीजिए। इसका जो खंड सी है वहां पर हमें क्या करना होता है, दो पर्यायवाची लिखने होते हैं कि बेटी के 2 पर्यायवाची, गंगा के, सोना के, हवा के और तलवार के। इसके बाद की जो खंड डी की स्थिति आती है सर ये शब्द युग्म की स्थिति होती है। एक समान सुनने में जो एक समान शब्द प्रतीत होते हैं ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके उत्तर हमें करने होते हैं। ठीक है ना। चलिए तो निबंध लेखन की ये जो अपनी क्लास चल रही है यानी इससे जो पिछली वाली क्लास हुई थी वहां पर हम एक निबंध कर रहे थे जो कि कुछ इस तरीके का था। दिखाने का प्रयास करता हूं जो कि कुछ इस तरीके का था। किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया जितेंद्र सोनी किसमें एंड्रॉइड में है ये वाली है। चलिए जी तो हम एक कर रहे थे निबंध के साथ साथ अभी आपसे बातचीत भी होगी कि आपको किस टॉपिक में दिक्कत आ रही है। अगर उस टॉपिक में दिक्कत आ रही है ना तो उस टॉपिक पर हम कुछ विशेष कुछ क्लास कराने का प्रावधान करेंगे। हमारा एक निबंध था किसानों की कर्ज माफी, लोकतंत्र की आवश्यकता या बोझ, इस पर निबंध लिखने का हम प्रयास कर रहे थे। लगभग कितने शब्द हमने लिख लिए हैं इसके बारे में कोई एक विद्यार्थी बता देगा। गुरुजी देवों सर देखा। चलिए गुड मॉर्निंग जी। शुभम जी हमारे साथ हैं और विपुल जी हमारे साथ हैं, अभिषेक जी हमारे साथ हैं, कंप्यूटर जी बोलते भी हैं।
अरे कंप्यूटर जी बहुत बोलते हैं, कैसी बात कर रहे हो आप? ठीक है सलोनी जी, कंप्यूटर गुरुजी लव मी ब्लॉक कर दिया मंजू के। अच्छा, ये ठीक है, ये ठीक है कि सर हमको ब्लॉक कर दिया, यानी सर लगभग 400 से 350 से 400 के आसपास शब्द हो गए, ठीक है ना? आप कह रहे हैं कि गुरुजी 300 के शब्द 300 के आसपास हो गए, अच्छी बात है, ठीक है ना? हमने सर पहले सूक्ति या फिर योजना या फिर कोई भी एक उदाहरण, कोई भी एक प्रसंग से हमने इसकी शुरुआत करी थी। उसके बाद भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है इसका उल्लेख हमने करने का प्रयास किया था। राजनीतिक पार्टी का क्या प्रभाव रहता है, क्यों वो ऐसे मुद्दे लेकर आती हैं कि हाँ, क्या वो ऐसी स्कीम के अलावा क्या कुछ ऐसे प्लान हो सकते हैं, क्या कुछ ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जो कि कर्ज माफी से एक अच्छा विकल्प बने, उनका उल्लेख किया था कि वर्तमान में ऐसे क्या कारण है। हमने ज्यादा डिटेल में नहीं गए थे, ना तो किसी पार्टी का पक्ष हमने लिया था और ना ही किसी का विपक्ष, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, हमने थोड़ा बहुत उल्लेख किया, उल्लेख करने के बाद हमने क्या किया, भूतकाल के कुछ ऐसे व्यक्तित्व से तुलना करने का प्रयास किया ताकि हमारी दोनों चीजें मेंटेन हो पाए। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने किया कि सर इस विषय के संबंध में कोई रिपोर्ट है या कोई सर्वे हुआ है या किसी के द्वारा कुछ कहे गए वचन है, अगर उनका उल्लेख है तो वो किया कि जैसे सर रघुराम राजन जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और मुद्रा बैंक के गोपीनाथ जी क्या थे, वो एक अर्थशास्त्री थे। ये और 13 अर्थशास्त्रियों ने मिलकर एक रिपोर्ट पेश करी जिसमें कहा गया कि कर्ज माफी को उचित विकल्प हम नहीं मानते हैं, उचित विकल्प इसको नहीं माना जा सकता। सर कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या इसके बारे में हमने कुछ लिखा है कि कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ लिखा है हमने कि कर्ज माफी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखो समानता ये जो टॉपिक है ये दोनों एक साथ पैरेलल चलते हैं कि इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि किसानों के पास एक तो कम जोत है, एजुकेशन का अभाव है, शिक्षा नहीं है, कृषि शिक्षा नहीं है, उन्हें अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी नहीं है, जो पारंपरिक रूप से जो फसलें उगाई जा रही थी केवल वो वही फसल उगा रहे हैं। अभी क्या है कि अभी बहुत सारे असीम संभावनाएं हैं कृषि में, उसके साथ साथ आप एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल का भी लाभ वहां पर उठा सकते हैं, दूसरी फसल भी बो सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं। अब तो हर एक मौसम में आप देखते होंगे कि कोई भी फ्रूट हो, कोई भी फल हो, कोई भी सब्जी हो आप प्राप्त कर सकते हैं हर एक मौसम में। जैसे कई बार क्या होता था कि जो मानसून का समय हुआ करता था या फिर मानसून आने से पहले वाला जो समय हुआ करता था वहां पर खरबूज, तरबूज, ये सभी प्रकार के फलों की भरमार हुआ करती थी, ककड़ी, खीरा। आजकल तो आप किसी भी मौसम में आप इन फ्रूट्स का आनंद लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो अभी उन्हें जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है अच्छी तरीके से। अच्छा, उसके साथ हमने और किन मुद्दों पर बात करी कि सर जो कर्ज होता है वो एक औपचारिक है और एक अनौपचारिक है। औपचारिक कर्ज से मेरा तात्पर्य यह है कि जो कि सरकारी माध्यम या फिर जो निर्धारित संस्थाएं हैं उनसे जो लिया गया कर्ज है, जैसे कोई भी ऐसी कंपनी है जो कि कर्ज मुहैया कराती है या कोई भी ऐसा बैंक है जो कि कर्ज मुहैया कराता है, वो तो औपचारिक हो गया। अनौपचारिक से मेरा तात्पर्य यह है कि जो छोटे किसान, जो सीमांत किसान होते हैं, वो जो गांव के सेठ, गांव के जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो कि जो सेठ आदि लोग होते हैं, उनसे एक भारी भरकम ब्याज दर पर ऋण उधार लेते हैं, ऋण ले लेते हैं और उनकी एक भारी भरकम किस्त भी वो अदा करते हैं। कई बार तो क्या होता है कि जो सूद है वो मूल से ज्यादा हो जाता है, यानी जितना अमाउंट आपने उनसे उधार लिया है उससे ज्यादा तो उसकी ब्याज हो गई। मानकर चलिए किसी ने 10,000 रुपए उधार लिए और 10,000 रुपए की ब्याज ही 15,000 हो गई। ब्याज ही कितनी हो गई? ब्याज ही हो गई 15,000। तो वहां पर कुछ प्रकार की मनमानी चलती है। और अगर कर्ज माफी एक अच्छा ऑप्शन होता, अच्छी बात है, तब तो देखिए यहां पर अगर हम बात करें फिर तो वो औपचारिक किसानों के लिए जो औपचारिक तरीके से ऋण प्रदान, जो ऋण उधार लेते हैं उनको लाभ देने के लिए काम करता। लेकिन जो अनौपचारिक तरीके से जिन्होंने कहीं से किसी और साहूकार से ऋण लिया है उनको कैसे, किस आधार पर ये लाभ देगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद हमें क्या करना था कि सर अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ ब्याज दरों का भी हमने अनुमान लिया था। आगे चलते हैं। उसके बाद सर हमें इसके लिखने थे उपाय। उपाय में सर जितनी भी राज्य सरकारों या फिर केंद्र सरकार या फिर किसी अन्य देश के द्वारा किसानों के हित में अपनाई गई जो स्कीम है उनका संदर्भ हमें लेते हुए कुछ उपाय यहां पर प्रदर्शित करने थे। उसके बाद निष्कर्ष। मैंने एक और बात कही थी कि अपने आप से इसको लिखने का प्रयास करना। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने इस निबंध को कंप्लीट करने का प्रयास किया था? किया था प्रयास कि नहीं किया था? प्रयास किया था जरा कि नहीं किया था?
तनु जी कह रही है कि हूं सर, हूं सर। चलिए, और श्रेया जी कह रहे हैं हूं विकास भैया। जीत सर क्या दिए? प्रयास किया था, प्रयास किया था तब तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक बार मैं लिखाऊं। अगर अपने आप से प्रयास करना है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि सर अगर आपने इसको 400 शब्दों में लिखा दिया है, 100 शब्दों के आसपास हमें इसका क्या लिखना है, 100 शब्दों के आसपास इसका निष्कर्ष हमें लिखने का प्रयास करना है। और निष्कर्ष के साथ साथ बाकी की बातें हैं जो जो उपाय हैं, जो स्कीम है, वो सभी 100 शब्दों में बता देनी है। 100 शब्दों में स्कीम हो जाएंगी, 100 शब्दों में हो जाएगा इसका निष्कर्ष कि हमने किन किन मुद्दों पर चर्चा करी। खुद से इसको लिखने का प्रयास करना। अब जो बातें मैं बता रहा हूं ना, उन पर थोड़ा बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहला मुद्दा जहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है वो है जो हमने सबसे पहले पढ़ा था। क्या हमें पर्यायवाची में कोई दिक्कत आ रही है? क्या हमें कोई पर्यायवाची में दिक्कत आ रही है कि पर्यायवाची सर हमें याद नहीं हो रहे? एक नोट्स की पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर है जिसमें विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पर्यायवाची का संग्रह है। उसको बस केवल एक बार पढ़ना है। क्या करना है? केवल एक बार पढ़ना है। क्या वो पर्यायवाची किस किस ने पढ़े हैं? दिक्कत आ रही है? इन कमेंट को रिफ्रेश कर देना सबसे पहले वाले को। चलिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बहुत अच्छी। देखिए, अगर अभी दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं, देखिए ना, दिक्कत है किसी भी प्रकार की तो आप बता सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद सर हमने क्या पढ़े थे? हमने सर अशुद्धि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? हमने अशुद्धि पढ़ने का प्रयास किया था। अशुद्धि में हमने ये देखने का प्रयास किया कि सर किस किस तरीके की अशुद्धि बन सकती है, चाहे वो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो, चाहे वो विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि हो, अलग अलग तरीके की अशुद्धि बन सकती है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस हमने अशुद्धि वाले सवालों पर करी थी। किस पर करी थी? अशुद्धि वाले पर। उसके बाद सर जो अपना अगला टॉपिक था वो था मुहावरा। क्या था? मुहावरा। और मुहावरे में कुछ एक्स्ट्रा जानने की आवश्यकता नहीं है, जितनी भी बातें थी वो बता दी गई हैं। उसके साथ साथ केवल प्रैक्टिस करनी थी हमें, किस पर? मुहावरों पर, कि हाँ ये इसकी प्रैक्टिस हो सकती है, इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है। और वाक्य प्रयोग ध्यान रखिएगा, मुहावरे में वाक्य प्रयोग मुहावरे का किसी भी हिस्से में हम कर सकते हैं, लेकिन लोकोक्ति है तो ध्यान रखना उसका प्रयोग अंत में ही होगा। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमने सर पढ़े मुहावरे। मुहावरों के बाद सर जो अगली स्थिति आई वो आई थी शब्द युग्म की। किसकी आई थी? शब्द युग्म की। शब्द युग्म सर हमने पढ़े। शब्द युग्म यानी एक समान जो समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जो कि जोड़े में प्रयोग होते हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे बताइए, एक शब्द लिखा मैंने तर्क और एक शब्द लिखा जी मैंने तक्र, इन दोनों का अर्थ बताने का प्रयास करिए। एक है तर्क, एक है तक्र। मैंने लिखा सुरभि और सुरभि, सुनने में कोई अंतर शायद ही बता पाए कि हाँ बड़ा ही मामूली अंतर होता है, लेकिन अर्थ में बड़ी भिन्नता होती है। अर्थ में ये हमने पढ़ने का प्रयास किया, ये हमने पढ़। उसके बाद की जो स्थिति आई, उसके बाद सर हमने क्या पढ़ा था? गद्यांश पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये गद्यांश। क्या पढ़ा था हमने सर गद्यांश पढ़ने का प्रयास किया। और गद्यांश के जो उत्तर होते हैं ना, वो उसी में निहित होते हैं, यानी जो गद्यांश से सवाल पूछे गए उसके उत्तर उसी में निहित होते हैं। बस केवल और केवल हमें क्या करना है? सबसे पहले सवाल पढ़ने हैं, और सवाल पढ़ने के बाद क्या पढ़ना है? गद्यांश पढ़ना है, ताकि हमें ये तो पता चले कि किस लाइन में इसका उत्तर छुपा हुआ है, फिर उसके आधार पर हमें उसके उत्तर लिखने होते थे। अच्छा, गद्यांश हमने पढ़ा। गद्यांश पढ़ने के बाद जो अगली स्थिति हुई वो हमने क्या पढ़ा था? गद्यांश के बाद संक्षेपण पढ़ा था। क्या? संक्षेपण हमने कंप्लीट किया। और संक्षेपण के बारे में ध्यान रखिएगा, यहां पर समास शैली का प्रयोग होता है। समास शैली का प्रयोग यानी 1/3 शब्दों में संक्षेपण किया जाता है। जितने शब्दों में वो गद्यांश लिखा है उसके 1/1 हिस्से में हम उसको लेकर आए थे। 1/3 हिस्से में, 1/3 हिस्से में। सर कोई भी वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही है। अब देखिए, अगर मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूं, अगर ये डाउनलोड होने वाली समस्या का समाधान अगर कुछ हो पाता है तो ठीक है ना, पहले टेक्निकल टीम से बात करने दीजिए। जो डाउनलोड होने वाली समस्या है उसके बारे में मैं बात करता हूं। पूरी सूक्ति का पीडीएफ, तो सूक्ति का पीडीएफ किस किस को नहीं मिला जरा मुझे बताइए। जो सूक्ति है उसका पीडीएफ किस किस को नहीं मिला? सूक्ति, देखिए सूक्ति आपके पेपर में भी काम आएगी और दैनिक व्यवहारिक जीवन में भी बहुत काम आती है, अपनी बातें रखने के लिए, अपने तर्क प्रबल करने के लिए कि फलाने व्यक्ति ने इस बात का समर्थन किया है और उस व्यक्ति ने ये बातें कही हैं, तो पता होना चाहिए सूक्तियों के बारे में। सूक्ति जो है ना, अभी तो आपके बैच में थोड़ी सी कम सूक्ति आई हैं। अच्छा, सूक्ति बहुत कम आई हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आज आपको लगभग 500 के करीब और सूक्तियां हमने
ताकि आप एक बार उन्हें पढ़ पाए और अपने, देखिए ये अलग अलग विषय से संबंधित होंगी। राष्ट्रभाषा पर अगर कोई विषय से संबंधित निबंध आता है तो उससे अलग होंगी, पर्यावरण से अलग होंगी, या फिर मानव विकास से अलग होंगी, या फिर मोबाइल की जो लत होती है, जो सोशल मीडिया की लत है, उससे अलग कुछ सूक्ति हैं। लगभग 500 सूक्ति आज आपके एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगी, ध्यान रखिएगा। और अच्छा, सूक्ति नहीं मिली है, सूक्ति नहीं मिली है, हे भगवान, सूक्ति की पीडीएफ ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो? इसका मतलब आज कंप्यूटर जी के कान टाइट होंगे, आज कंप्यूटर जी के कान टाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, नहीं मिली है। गुरु जी आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। अच्छा, मुझे अब रहने दो अब तुम, ठीक है ना। शर्माना पड़ेगा क्या मुझे अभी? ये एक ही चैट में दो दो कमेंट है, ये और वो सेम ही। चलिए, सूक्ति वाली पीडीएफ। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि सर फिर हमने पढ़े थे निबंध, क्या पढ़े थे? फिर हमने निबंध पढ़े थे, क्या पढ़े थे? निबंध। और निबंध में केवल इतना सा ही देखने का हमने प्रयास किया कि निबंध जो होते हैं सामान्यतः उत्तम पुरुष शैली के बजाय अन्य पुरुष शैली में लिखने का प्रयास होता है। सूक्ति चाहे संस्कृत की हो चाहे इंग्लिश की हो, आप बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एक ड्राफ्ट आपके पास होना चाहिए, एक कच्चा चिट्ठा उसका होना चाहिए। उस कच्चे चिट्ठे के आधार पर, यानी जो विषय वस्तु है हमारी, कि हमें इस निबंध में क्या क्या कुछ प्रयोग करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो सभी बातों का प्रयोग हमें यहां पर करना था। उन सभी बातों का प्रयोग हमें यहां पर करते हुए फिर उस निबंध को लिखने का प्रयास करना था 600 शब्दों में। और सामान्यतः अब देखो, ये भी जरूरी नहीं है कि हाय रे हाय हम उसका निष्कर्ष लिखें ही, लेकिन लिखते हैं तो अच्छी बात है, लिखते हैं तब तो एक अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन कोई आवश्यक भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी कथन से शुरुआत ही हो, बिल्कुल नहीं। ऐसा ही नहीं है कि किसी के द्वारा कहे गए कुछ कथन है उन्हीं से हम शुरुआत करेंगे, क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप किसी घटना से भी शुरुआत कर सकते हैं और आप किसी प्रसंग से भी शुरुआत कर सकते हैं, या डायरेक्ट विषय वस्तु का ही उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन समानता ऐसा बहुत एक अजीब देखने के लिए प्रतीत होता है कि ऐसा कैसे हो गया कि हमने डायरेक्ट विषय वस्तु के बारे में ही लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं, एक अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो हो सके तो या तो कोई सूक्ति हो, या किसी की कोई पंक्ति हो, या किसी घटना का उल्लेख हो। और ध्यान रखना कि घटना अपने गांव देहात की प्रयोग नहीं करनी है कि हमारे गांव में ऐसा हुआ, हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने ऐसा किया, ऐसी घटना नहीं। उत्तम पुरुष शैली में कुछ भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद और कुछ नहीं बचता है आपके सिलेबस में, आपके हिंदी क्वालिफाइंग में। ये हमारा पूरा हिंदी क्वालिफाइंग का पेपर था जो कि हमने पढ़ा। इसमें से अगर किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर हम उस टॉपिक पर बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है। अन्यथा ये जो अच्छा पीडीएफ की जिम्मेदारी आज की अब मेरी, कि जो सूक्ति वाली पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी, और बाकी की जितनी भी पीडीएफ है आपकी, जैसे पर्यायवाची है, मुहावरे वाली है, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द वाली है, उसके साथ साथ जो अलग अलग जो पीडीएफ थी वो सभी एप्लीकेशन पर है, एक बार देखने का प्रयास करना। अगर नहीं है तो आज और अपडेट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, कोई संक्षेपण की पीडीएफ नहीं मिली, संक्षेपण की अगर पीडीएफ नहीं मिली है आज आ जाएगी, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा इंतजार करना। गुरुजी निबंध की प्रैक्टिस कहां से करें? निबंध की प्रैक्टिस, देखिए मैं कुछ निबंध के ना कुछ विषय वहां पर लिखने का प्रयास करूंगा। आपके जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन वाला सेक्शन है, वहां पर कुछ निबंध के विषय आएंगे, जैसे कि इस तरीके से, जैसे यहाँ पर कुछ विषय लिखे हैं ना, जैसे अगर प्रीवियस ईयर से हम तुलना करें, तो अगर प्रीवियस ईयर से तुलना करें कि यहाँ पर देखिए कुछ विषय लिखे हैं, वहां पर 600 शब्दों में आपको अपनी नोटबुक में निबंध लिखकर उसका फोटो खींचकर अपलोड करना है। वो हमारी टीम के द्वारा या फिर मेरे द्वारा चेक कर लिया जाएगा कि कहां पर किस प्रकार की गलती है। इस तरीके के लगभग 20 निबंध आपके पास आएंगे और वो लिखकर आपको देखने हैं कि क्या हमने सही लिखा है कि नहीं। उसका फोटो खींचना, फोटो खींचने के बाद एप्लीकेशन पर अपलोड करना, वो टीम के द्वारा चेक हो जाएगा या फिर हमारे द्वारा चेक हो जाएगा कि इसमें क्या कहां पर क्या क्या गलती है, क्या तथ्य में गलती है, क्या शब्दों में गलती है, या फिर किस प्रकार की गलती है। देखिए तथ्य तो आप हमसे ज्यादा जानते होंगे। मैंने कहा कि अगर कोई पर्यावरण से संबंधित निबंध आया है तो उसके बारे में तथ्य आप हमसे ज्यादा जानते होंगे कि तथ्य इसके बारे में, कि क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण को, ठीक है ना, अच्छी बात है। तथ्य तो आप वहां पर प्रयोग करेंगे, लेकिन उन तथ्यों को प्रयोग करने का क्या तरीका हो सकता है? क्या वहां पर कोई अशुद्धि तो नहीं है? क्या हमने जो चीज पहले प्रयोग करनी थी वो अंत में तो प्रयोग नहीं करी? इस तरीके की जो गलतियां होती हैं वो हमारे द्वारा चेक होंगी। आपको क्या करना है कि 20 सवाल शायद आज अपलोड हो जाएंगे। उन 20 सवालों पर मुझे लगता है अगर 20 सवाल हैं तो उनमें आपको कम से कम 20 ही दिन का समय लगेगा।
उनके उत्तर लिखने में। तो 20 विषय पर आपको निबंध लिखकर उसके फोटो खींचकर अपलोड करने हैं, वो टीम के द्वारा चेक हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो इस सेशन को फिर यहीं पर समाप्त रखें, इस सेशन को फिर यहीं तक समाप्त रखें, क्योंकि जो किसानों वाला निबंध है उस पर अब आपको लिखने का प्रयास करना है। अब इसमें और कुछ रह नहीं गया है, जितने भी टॉपिक थे हमने सभी के सभी पढ़े हैं, चाहे वो पर्यायवाची हो, चाहे वो आपका मुहावरे हो, जो सूक्तियां वाली जो पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगी, और चाहे वो आपके अशुद्धि वाले जो टॉपिक हो, संक्षेपण हो, गद्यांश हो, और चाहे वो निबंध की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो, ठीक है ना। इन सभी पर इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अगर किसी में भी डाउट होता है, किसी भी समय आपके पास एक डाउट पोर्टल है, वहां पर अपनी डाउट में उसी सवाल को लिखकर वहां पर भेज सकते हैं, बिल्कुल उसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं फिर किसी और बैच में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत आनंद आया इस बैच में। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।